हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आपका आरआरबी, जेई, डीएमएस और सीएमए का ऑफिशियल फुल डिटेल नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के इस नोटिस को देख लेते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा नया दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है डिटेल नोटिस आपका, जो कि CN नंबर 05/2025 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका इंडिकेटिव नोटिस, जिसको आप शॉर्ट नोटिस भी बोल सकते हैं, वो आपका 4 अक्टूबर को इशू हो गया था। और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपका कब से, 31 अक्टूबर से, और लास्ट डेट आपकी रहेगी 30 नवंबर। ठीक है ना। और जो आपका पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 2 दिसंबर, और आपका जो मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा वो आपका 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपका 12 दिसंबर तक ही ओपन रहेगा। जो भी आपको करेक्शन करना है वो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जो स्क्राइब कैंडिडेट्स है उनके लिए जो विंडो ओपन रहेगा वो रहेगा 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, जो उनके मतलब जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका देखो देख सकते हैं, आपका जेई है और आपका डीएमएस है, उसके अलावा आपका सीएमए है। तो यहाँ पे लेवल 6 की ये पोस्ट है आपकी 7th CP के अंडर, और आपका जो इनिशियल पे ग्रेड रहेगा वो 35,400 रहेगा। और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तो वो अभी अपन अनेक्सर ए में देख लेंगे। उसके अलावा जो आपकी एज रहेगी वो रहेगी 18 से 33 वर्ष, और जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है 2569, यानी कि 2569 टोटल ये आपकी वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। यहाँ पे जोन वाइज आपकी जो वैकेंसीज है वो बोला गया है कि अनेक्सर बी में देखना है, तो अभी अपन 1 बाय 1 करके सभी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, जो भी कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जो रिजल्ट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके इस CN के अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर मान लो उसमें आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि आप जो इस वैकेंसी को फिलअप नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बोला गया है कि वो कैंडिडेट जो कि मतलब जिस पोस्ट के लिए वो मतलब लेना चाहते हैं जिस पोस्ट को, तो वो अपना जो मेडिकल है वो पहले देख ले कि फुलफिल है, मतलब पूरा मेडिकल में वो एकदम फिट है। अगर मान लो वो मेडिकल में सूटेबल नहीं है, मतलब मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, तो उनको अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि मतलब उनको दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, जो डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो 1 बाय 1 के रेशियो में किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है पोस्टिंग से रिलेटेड, जिसमें आपका मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपका लिखा हुआ है कि जो नए कैंडिडेट है ना, उनका ट्रांसफर नहीं होगा कम से कम मतलब 10 साल तक। और यहाँ पे देखो, आपको जो सर्विस देनी होगी ना मिनिमम, वो आपको यहाँ पे दी हुई है 5 से 10 साल, यानी कि आपकी जो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए ना 5 से 10 साल होनी चाहिए। उसके बाद में आप जो है वो इंटर रेलवे के लिए जो ट्रांसफर के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके मतलब सीरियल नंबर दिए हुए हैं, और 3 प्रकार के यहाँ पे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें आपका A3 है, B1 है और C1 है। तो यहाँ पे जनरल फिटनेस में तो आपको ऑल रेस्पेक्ट में क्या रहना है, फिट रहना है। उसके अलावा यहाँ पे आपका विजुअल जो स्टैंडर्ड है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे आपका डिस्टेंस विजन है 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेज है, और जो आपकी पावर है ना, वो लेंस की पावर आपकी 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आप नियर विजन देखेंगे तो SN 0.6 और 0.6 विथ और विदाउट ग्लास है। और आपको ये कुछ टेस्ट जो भी आपको मतलब इनमें पास होना जरूरी है, जैसे कलर विजन हो गया, बाइनोकुलर विजन हो गया, नाइट विजन हो गया और मीजोपिक विजन हो गया। ये सारे हैं जो कि आपका A3 मेडिकल के अंदर आते हैं। B1 मेडिकल में क्या क्या आता है, तो आपको देखो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस विजन में आपका 6/9 और 6/12। इसका मतलब होता है कि एक आंख आपकी 6/9 होनी चाहिए, दूसरी आपकी 6/12 होनी चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। यहाँ पे जो बोला गया है, जो अगर मान लो गिलास के साथ आप आए तो पावर लेंस जो है वो आपकी 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप नियर विजन की बात करेंगे तो आपका SN 0.6 और 0.6 है, विथ और विदाउट ग्लास है यहाँ पे। और यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट कलर। ये यहाँ पे भी कलर पास करना आपको, जैसे बाइनोकुलर विजन हो गया, कलर विजन हो गया, नाइट विजन हो गया, मीजोपिक विजन हो गया। उसके अलावा आपका C1 जो मेडिकल है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप डिस्टेंस विजन आपकी जो है वो 6/12 और 6/18, यानी कि एक आंख आपकी 6/12 और एक आपकी 6/18 होगी, तो यहाँ पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला गया है विथ और विदाउट ग्लासेज बोला गया है। नियर विजन में आपका SN 0.6 है और 0.6 है, विथ और विदाउट ग्लासेज है। और बोला गया है कि व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड है। तो ये आपका मेडिकल है दोस्तों। आप एक बार पोस्ट भरने से पहले आपको एक बार इंश्योर हो लेना है कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में आप पोस्ट फिलअप करें।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका लेसिक सर्जरी से रिलेटेड एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि कैंडिडेट विथ लेसिक सर्जरी में बी एलिजिबल फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड B1, यानी कि जो लेसिक सर्जरी कराया हुआ कैंडिडेट है ना, वो B1 मेडिकल के लिए एलिजिबल हो सकता है। कब? तो उसके बाद में बोला गया है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बिंग मेट, यानी कि ये आप जो है यहाँ पे जो ये पॉइंट बोले गए हैं ना, ये आप फॉलो करते होंगे ना, तो ये आप इस B1 मेडिकल में आप मतलब इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के अंदर जो है वो लेसिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस है ना वो देखी नहीं गई हो, तो वो इसके लिए मतलब फिट है B1 के लिए। बाकी दूसरा पॉइंट बोला गया है कि लेसिक सर्जरी शुड बी एट लिस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सब्सटेंटिएटेड विथ ए मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्पेशलिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर सर्जरी वाज परफॉर्म्ड। मतलब बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम आपको 1 साल लेसिक सर्जरी कराए हुए 1 साल हो गई हो, और उसके अलावा आपके पास एक परफॉर्मा होना चाहिए जो आपकी सर्जरी किया है ना जिस इंस्टीट्यूट में, वहां से आपको एक जो ये सर्जरी करने वाला स्पेशलिस्ट है वो आपको एक परफॉर्मा बना के देगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है रेजिडुअल कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट लेसिक सर्जरी should not be less than 425 माइक्रोन ऑन पेचिमेट्री। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कॉर्नियल थिकनेस है ना, जब आपने लेसिक सर्जरी करवाया है तो वो 425 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है, बोला गया है कि विजुअल एक्विटी, जो एक्विटी है ना एज पर पारा, आपका ये पारा दिया हुआ है और यहाँ पे थर्ड एडिशन 2000 का ये है, तो इसके अनुसार जो आपकी विजुअल एक्विटी है ना वो रहनी चाहिए, तब जाके आप B1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, यानी कि मतलब ऐसा कोई भी मतलब आपके पास इसमें एविडेंस का मतलब होता है ना सबूत, जैसे कि आंख में ऐसी कोई बीमारी का सबूत नहीं होना चाहिए, तो उसी के लिए बोला गया है। तो आपका ये B1 मेडिकल के लिए अगर मान लो आप ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 6 को अगर आप फॉलो करते हैं, जो लोग लेसिक सर्जरी करा रखे हैं, तो B1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी हुई है जिसमें आपकी बेस्ट डेट मानी गई है वो 1/1/2026 मानी गई है, यानी कि 1/1/2026 से जो आपकी एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेशल केस जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ST/SC दिया हुआ है, OBC NCL दिया हुआ है, इसमें आपको ये एज रिलैक्सेशन है। मान लो अगर आपकी एज जो है 1/1/2026 को 33 साल से ऊपर हो गई, जैसे 34 साल हो गई, अगर आप ST/SC में आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर आप OBC NCL में आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर जनरल वाला है 34 साल का तो वो इसको फिलअप नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो एज ग्रुप में आपका 18 से 33 है, जिसमें आपका देखो यहाँ पे लोअर एज लिमिट का मतलब है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ पे अपर एज लिमिट है तो इसमें बोला गया है कि जो आपका मतलब बर्थ है ना वो 1993 से पहले नहीं होना चाहिए, 1990 से पहले नहीं होना चाहिए और 1988 से पहले नहीं होना चाहिए। ये कैटेगरी वाइज है, जैसे आपका UR और EWS है, OBC NCL का, ये ST/SC का, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स है, उसके अलावा आपका यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, यानी कि 4 पोर्शन है जो आपके इसके अंदर आने वाले हैं। जो आपका CBT जो 1 होगा ना, CBT 1 के अंदर वो ये 4 आपके एग्जाम्स में 4 सब्जेक्ट आने वाली है, जिसमें आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है, जिसमें देख सकते हैं मैथमेटिक्स है वो 30 नंबर का आएगा आपका, और मैथमेटिक्स है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपके CBT 1 में, और तो जो 30 मार्क्स रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का आपका रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस आपके 15 नंबर की है, और जनरल साइंस जो है वो 30 नंबर की है। ऐसे करके टोटल जो नंबर है वो आपके मतलब जो क्वेश्चन नंबर है वो टोटल 100 हो जाएंगे, और आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 90 मिनट्स रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका CBT 2 के लिए है जो कि आपका 120 मिनट के लिए रहेगा ड्यूरेशन, और 150 क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, और यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की आएगी, बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशंस है, आगे आपका यहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल है, उसके अलावा आपका टेक्निकल एबिलिटीज है। ये यहाँ पे आपका ये 100 नंबर का रहेगा टेक्निकल एबिलिटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका CBT 2 होगा उसका यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो है कि आपका जनरल अवेयरनेस का है वो CBT 2 में 15 नंबर रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी 15 रहेगी, और बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे आपका 10 रहेगा, उसके अलावा आपका बेसिक एनवायरनमेंट जो रहेगा वो भी 10 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे जो टेक्निकल एबिलिटीज है वो आपका यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है। ऐसे करके आपका टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 आने वाले और 150 नंबर के रहेंगे। 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगी क्वेश्चन करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका डिसिप्लिन मैपिंग और टेबल दिया हुआ है, जो टेबल नंबर 1 है, इसके अंदर देखो यहाँ पे आपके जो ये
कोर्स दिए हुए हैं ना, इसमें आपका 3 साल का जो भी इंजीनियरिंग या फिर बैचलर डिग्री है उसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये जो स्ट्रीम दी हुई है नीचे इसमें, और जो आपका इससे रिलेटेड जो ग्रुप एग्जाम है वो आपका ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी टेबल 2 है जिसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स, और यहाँ पे आपका जो ग्रुप एग्जाम है वो है सीएमए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका लाइव फोटो कैप्चरिंग के रिगार्डिंग जो है कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। उसी के बाद में आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी के बाद में कीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, वरना फिर आपसे गलती होगी, जैसे साइन में गलती हो गई, फोटो में गलती हो गई, तो फिर करेक्शन के लिए आप वेट करेंगे और उसमें फिर प्रत्येक करेक्शन के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो उससे बढ़िया आप पहले इसको अच्छे से देख लो और फिर अच्छे से अपलोड करो। सिग्नेचर में भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, व्हाइट पेपर पे ब्लैंक जो ब्लैक इंक पेन से है ना आपको साइन करना है और वो अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये अनेक्सर ए है जो कि आपकी पोस्ट पैरामीटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये पोस्ट नेम है, उसके अलावा यहाँ पे आपके लेवल है कि लेवल 6 की पोस्ट है ना, तो सारे में लेवल 6 है। और उसके अलावा यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट दिया हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका सब डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी सारी की सारी पोस्ट है। आप एक बार अनेक्सर ए देख लीजिएगा जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करने वाले हो उस टाइम पे, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका अनेक्सर ए है पोस्ट से रिलेटेड, पोस्ट पैरामीटर से रिलेटेड, यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि जो डिटेल है ना वो मर्ज कैटेगरी जो आपके इस CN 5 के अंदर जो आपके पोस्टों को मर्ज किया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे पहले मर्ज नहीं किया हुआ था ना, उससे पहले आपकी जो पोस्ट थी वो थी ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड आपका ये एस्टिमेशन, ठीक है ना। डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल था, सब डिपार्टमेंट आपका डिजाइन एंड ड्राइंग था। तो अभी इसको मर्ज करने के बाद में है ना आपका इस जो पोस्ट है पोस्टों को ये कर दिया है केवल जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल। इसी प्रकार आप सभी में देख सकते हो, यहाँ पे सभी का जो ये था कि पहले जो मर्ज नहीं की हुई थी वो वाली पोस्ट है सारी की सारी, उसके अलावा फिर यहाँ पे जो मर्ज कर दी गई है ना वो पोस्ट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इन सभी को, जैसे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल है, यानी कि यहाँ पे 2 पोस्ट थी ना, इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे रख दिया है। फिर यहाँ पे देखो आप सीरियल नंबर 3 से देखोगे, 3 से लेके 4 तक, यानी कि 3 और 4 जो है उसको आप जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल EMU TRS में आपको क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया गया है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखोगे आपकी 5 और 6, तो 5 और 6 आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ना। तो ये ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी जो पोस्ट है उनको मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये मर्ज वाली जो पोस्ट है वो है। तो एक बार आप अनेक्सर ए को देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका अनेक्सर बी है वो आपका है वैकेंसी टेबल के रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे आपकी जोन वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, मैं पूरी वैकेंसीज को डिफाइन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर मान लो आपको किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है ना तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सर्च करके वो आपको उसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी आपको दिक्कत है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और एक बार आप जहाँ से भी भर रहे हो तो मैं इसका क्या है एक शॉर्ट वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपका जो टोटल वैकेंसीज है ना जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वो मैं एक अपलोड कर दूंगा शॉर्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आप ये अनेक्सर बी भी देख सकते हैं जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करने का विचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वो जोन देख सकते हैं कि कहाँ से कितनी पोस्ट हैं। तो ये था दोस्तों आपका फुल डिटेल नोटिस, और जो इसमें मेरे को जो सही लगा ना मैंने वो आपको बताया है। बाकी जैसे मान लो इनमें से कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए गए हैं तो वो मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाए हैं ना आपका जैसे अंडर ग्रेजुएट है इनका, तो वो डिटेल तो सेम ही रहती है, तो मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो इसलिए क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। बाकी आप अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो मैंने आपका सेक्शन कंट्रोलर का और ये RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का ये दोनों मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपके वो जो फोटो सिग्नेचर में दिक्कत ना हो। अब बाकी अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।